अगली पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एंडोजीनस फोर्स के बारे में। किसके? एंडोजीनस फोर्स के बारे में। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ा, तो उसके बारे में पढ़ा कि एंडोजीनस फोर्स में प्रत्येक मतलब भूकंप और ज्वालामुखी दो चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। ज़्यादा डिटेल से तो नहीं, आगे पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल से, तो सिंपली थोड़ा बहुत पढ़ा। अब हम देखते हैं एक्सोजीनस फोर्स के बारे में। जीनस फोर्स, इससे क्या क्या, तो इनसे बनते हैं, एक तो हिमनद बनते हैं, पवन बनती है। ठीक है, हिमनद हो गए, पवन हो गए। ठीक है, और अपर्दन हो गया। ठीक है, समुद्री तरंगे हो गई, समुद्री तरंगे हो गई। ठीक है, और नदी हो गई। ये बनते हैं किससे? एक्सोजेनिक फोर्स से। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स से। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपर्दन और निक्षेपण के बारे में। क्या? अपर्दन और निक्षेपण के बारे में पढ़ते हैं। अपर्दन और निक्षेपण, अपर्दन और निक्षेपण के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है? तो सेलों के टूटने से जो अपक्षय की क्रिया होती है, ठीक है, उससे जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को हम अपर्दन कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? अपर्दन क्या हुआ कि भाई, अपर्दन क्या हुआ कि भाई सेलों का टूटा, सेल टूटने, सेल टूटना मतलब चट्टानों के टूटने से, चट्टानों के टूटने से यह पवन और हिम के साथ, पवन और हिम के साथ अपक्षय की क्रिया करती है, उस क्षय को हम अपर्दन कहते हैं। ठीक है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। अब ये जो टूट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई, उसको हमने क्या कहा? निक्षेपण का। क्या कहा? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को हमने क्या कहा? निक्षेपण का। तो सबसे पहले अपर्दन और निक्षेपण में क्या अंतर? तो अपर्दन, अपर्दन क्या हुआ कि भाई सेल टूटी। ठीक है, सेल टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। ठीक है, तो जल, पवन और हिम के साथ वो बहती है, तो उसको तो हम कहते हैं अपर्दन। और जब वो एक जब ये जो बहा और टूटा, अब जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाता है, तो हम उसको बोलते हैं निक्षेपण। तो अपर्दन और निक्षेपण में चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नदी। ठीक है, नदी के कार्य क्या देखते हैं? नदी के कार्य। ठीक है, ठीक है। तो नदी से क्या होता है? नदी के भूदृश्य को देखते हैं हम, तो अपर्दन होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई नदी किसी ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर से सेल और खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है और जलप्रपात बनाती है। तो नदी का मेन काम क्या होगा? प्रपात बनाना, प्रपात बनाना। ठीक है, कठोर किसी खड़े भाग से कठोर ढाल की ओर, कठोर ढाल या कठोर सेल की ओर या कठोर घाटी की ओर गिरती है, उससे जलप्रपात बनाती है। तो नदी के कार्य, तो हम एक जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे जो वेनेजुला में है। कहाँ है? वेनेजुला का एंजल जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात। ठीक है, ये, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का है और ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का वेनेजुला का एंजल जलप्रपात। ठीक है, ठीक है। एक दूसरा जलप्रपात है जो उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा और यूएसए की सीमा पे, उसको उसको बोलते हैं नियाग्रा जलप्रपात। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई उत्तरी अमेरिका, कनाडा और अमेरिका की जो सीमा से जो जलप्रपात लगता है वो कौन सा है? ठीक है, ठीक है, कौन सा जलप्रपात है? जलप्रपात है ये है नियाग्रा। ठीक है, और अफ्रीका में एक तीसरा है, अफ्रीका में जिम्बाब्वे और जाम्बिया। अफ्रीका में जो अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा से एक लगता है। ठीक है,
सीमा पर स्थित एक कौन सा विक्टोरिया जलप्रपात, कौन सा विक्टोरिया जलप्रपात। सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, वो मिलता है दक्षिणी अमेरिका में, वेनेजुला एंजल जलप्रपात। दो जलप्रपात के बारे में और बताया, एक है उत्तरी अमेरिका का जलप्रपात जो कनाडा और यूएसए की सीमा पे है, उसको बोलते हैं नियाग्रा जलप्रपात। तीसरा है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में जो जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पे है, उसको बोलते हैं विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, अब है कि भाई विसर्प किसको बोलते हैं, किसको, विसर्प, विसर्प, विसर्प किसको बोलते हैं। तो हम बता, जब जब क्या होता है, नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है ना, ठीक है, नदी किस में प्रवेश करी, मैदानी क्षेत्र में। जब नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, मोड़दार मार्ग पर बहती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं। ठीक है, अब ये नदियाँ बही तो नदियों के साथ अपर्दन भी होगा, ठीक है, और निक्षेपण भी होगा। ठीक है, तो विसर्प के साथ क्या प्रॉब्लम है कि यहीं से अपर्दन और निक्षेपण साथ में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अपर्दन और निक्षेपण साथ में शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो ये विसर्प के लूप है ना, वो निकट आ जाते हैं। ठीक है, और विसर्प जो लूप है नदी में कट जाते हैं और एक झील बनाते हैं जिसे हम चाप झील कहते हैं। तो क्या हुआ, विसर्प क्या हुआ, पहले तो जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्गों पे बहती है, उसको हम विसर्प कहते हैं। अब विसर्प जैसे ही बनते हैं ना तो अपर्दन और निक्षेपण चालू हो जाता है। अब जैसे ही विसर्प क्या है कि विसर्प के लूप है ना, विसर्प के जो लूप होते हैं वो नदी से कट जाते हैं, विसर्प के लूप जो नदी से कट जाते हैं और चाप झील का निर्माण करते हैं। किसका, चाप झील का निर्माण करते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये क्या करते हैं, नदियों के बाहर की ओर बहने लग जाती हैं चाप झील। ठीक है, इससे क्या होता है, निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। तो अब ये हो सकता है कि भाई निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है, तो चाप झील हो गया या विसर्पों का बनना हो गया। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, अब ये है ना जो चाप झील बनी, अब आगे क्या होता है कि भाई कि ये नदी है ना जब अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं। अब ये नदी अगर अनेक धारा समुद्र में अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, समुद्र की अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं। अब यहाँ पे नदी इतनी धीमी हो जाती है ना वितरिका पे कि अपने साथ लाए हुए जमाव को क्या करने लग जाती है, मुहाने पे लाने लग जाती है। ठीक है, और निक्षेपण करने लग जाती है। तो वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और मुहानों में जो अवसाद होते हैं वही क्या करते हैं, डेल्टा का निर्माण करते हैं, डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो हमने सबसे पहले अब ये सब हुआ किस में, विसर्प बने, चाप झील बनी, नदी समुद्र के अनेक धाराओं में बटी, वितरिका बनी, वितरिका से क्या बने, मुहाने बने, मुहाने से डेल्टा का निर्माण हुआ। ये सब क्या है, मैदानी क्षेत्रों में हुआ है। ठीक है, किस में हुआ है, मैदानी क्षेत्रों में हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं समुद्री तरंग। सेकंड कौन सा देखते हैं, समुद्री तरंग। समुद्री तरंग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो समुद्री तरंग, अब समुद्री तरंग भी क्या होती है कि भाई अपर्दन और निक्षेपण से ही बनती है। ठीक है, समुद्री तरंग क्या होती है, सैलों से टकराती है, जिससे क्या होती है, दरार विकसित होंगी। दरार विकसित होंगी तो गुफाएं चौड़ी, बड़ी और चौड़ी होती जाएंगी। जो चौड़ी और बड़ी हुई इनको हमने क्या बोल दिया, समुद्री गुफाएं बोल दिया। ठीक है, अब इनके ऊपर जो इनकी छत को बचाती है उनको हम तटीय मेहराब बोलते हैं। ठीक है, और लगातार अपर्दन होगा तो छत टूट जाएगी। ठीक है, और दीवार जैसी आकृति बना लेगी जिसको हम स्टैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। ठीक है, और जो समुद्र में जमा अवशेष होगा वो किसका निर्माण कर देता है, पुलिन का निर्माण कर देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हिमनद के कार्य।
ठीक है। ठीक है, हिमनद के कार्य और पवन के कार्य दो चीज़ होते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं पवन। पवन कहाँ चलेंगी, तो पवन के कार्य क्या है, तो पवन अपर्दन करता है और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। ठीक है, तो पवन में क्या होती है, छत्र, रेगिस्तान में क्या होती है, छत्रक और शैलें दिखाई देती है। ठीक है, जिन्हें सामान्यतः छत्रक कहते हैं। ठीक है। ठीक है, तो छत्रक के बारे में ये हो गए। ठीक है, हिमनद, हिमनद के कार्य। तो हम देखते हैं कि हिमनद होता है ना, वो क्या होता है कि गहरे गर्तों का निर्माण करता है। और ये गहरे गर्त कहाँ है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ पिघलने से बनते हैं। ठीक है, और इनके जो निक्षेप है वो हिमनद और हिमोड बनाते हैं। ठीक है, इनको एक बार आप एनसीईआरटी से ज़रूर देख लेना। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।